असाउंड मुझे कैसे हैं सब लोग, अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 15 का टॉपिक देखेंगे, अम्पेरिकल फार्मूला। अम्पेरिकल फार्मूला होता है क्या, इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास ना मोस्ट कॉमनली दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर अम्पेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है, कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एटम्स मौजूद हो, मतलब यहाँ पे एलिमेंट मौजूद हो। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन है, तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे किसी भी जहाँ पे दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स मौजूद हो उसको कंपाउंड कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चे, किसी भी कंपाउंड में जो टोटल एटम्स की तादाद होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ से फार्मूले से मुझे पता चल रहा है कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितने हैं, मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड में टोटल एटम्स की तादाद बताता है। अम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है बच्चे, इसमें हमारे पास इनके दरमियान, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप ये देखें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, दोनों में कॉमन 2 है ना। तो यहाँ पे मैं 2 के साथ अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मेरे पास NO2 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहे हैं कि जितने भी मेरे पास नाइट्रोजन होंगे ऑक्सीजन उसके डबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओवरऑल ये कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो किसी कंपाउंड में ओवरऑल मॉलिक्यूल एटम्स की तादाद बताता है कि नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं। अम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं कि टोटल हमने नहीं बताना, हमने सिर्फ इन एलिमेंट्स के साथ दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बतानी है कि अगर नाइट्रोजन है ऑक्सीजन हमेशा उसके डबल होंगे। तो मैं वो कैसे निकाल सकती हूँ, इनके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनमें देखते हैं कॉमन फैक्टर, मतलब एक जैसा दोनों में कॉमन क्या है उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें 2 है, इसको भी 2 के साथ डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन का 1 आ जाएगा, ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा 2। तो ये बताएगा कि नाइट्रोजन के मुकाबले में हमेशा ऑक्सीजन जो होता है वो डबल होता है। तो रेशो क्या है, 1 और 2 की। कहते हैं इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे टॉपिक में कहते हैं किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ना, इसमें एटम्स के दरमियान सादा तरीन है, बिल्कुल सादा तरीन निस्बत बताते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूले में बताया कि अगर मैं नाइट्रोजन का 1 लूंगी तो ऑक्सीजन हमेशा उसके डबल होंगे। यहाँ पे ये सिर्फ रेशियो बता रहा है कि नाइट्रोजन हमेशा उसके ऑक्सीजन के होंगे, नाइट्रोजन के डबल होंगे। ये नहीं बताता कि टोटल एक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन की तादाद कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के दरमियान जो सादा तरीन निस्बत होती है उसको बता रहा होता है। कहते हैं मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फार्मूला है, ये कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है ये कंपाउंड है जिसमें टोटल तादाद बताई जा रही है, हाइड्रोजन की कितनी, ऑक्सीजन की कितनी। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब अगर मैंने इसका अम्पेरिकल फार्मूला लिखना हो, अम्पेरिकल फार्मूला मैंने क्या बताया, दोनों के दरमियान, इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत बताएगा। सादा तरीन निस्बत कैसे पता करेंगे बच्चे, अब इन दोनों में सेम क्या है, दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में कॉमन है ना, 2 कॉमन फैक्टर है। मैं क्या करूंगी, दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगी, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगी और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सादा तरीन निस्बत क्या आएगी, 1 1 की। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड हुआ तो 1, यहाँ पे भी 1, तो इसको HO लिखा जाएगा। मतलब रेशो क्या है, 1 1 है। मतलब जितने मैं हाइड्रोजन लूंगी उतने ही ऑक्सीजन होंगे मेरे पास। H2O2 का मतलब है, मैंने यहाँ पे रेशो इनके दरमियान सादा तरीन निस्बत मालूम क्या की कि जितने मैं हाइड्रोजन लूंगी, मैंने दोनों को कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास HO आ गया। मतलब सादा तरीन निस्बत क्या है कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। इस तरह से अगर पानी के देखा जाए, पानी का ना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसमें बता रहा है टोटल एटम्स की तादाद बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं। अब अगर मैंने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, इसकी सादा तरीन निस्बत क्या होगी। अब दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है का मतलब है 1 है। यहाँ पे सादा निस्बत, ऑलरेडी सादा निस्बत ये है कि जितने ऑक्सीजन लेंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, तो इसको तो मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होता है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, तो इसको मजीद कॉमन नहीं, सादा नहीं किया जा सकता। लेकिन बेंजीन में देखें, इसका C6 है, H6 है। अब इन दोनों के दरमियान सादा तरीन निस्बत निकालनी है, दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है, एक जैसा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। इसको भी 6 के साथ, इसको भी 6 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 1। इसका मतलब है रेशियो क्या है, 1 1 की। मतलब जितने मैं कार्बन लूंगी उतने ही मेरे पास हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 1 1 रेशियो का ये मतलब है। ठीक है, चाहे मैं अगर 6 कार्बन लेती हूँ तो हाइड्रोजन भी 6 लेने पड़ेंगे, तो 1 1 रेशियो ये बता रही होती है। बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत होती है ना उसको जाहिर करता है। ठीक है, ये इसकी तारीफ आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आगे उसकी मिसाल आ जाएगी जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आप मिसाल दे सकते हैं। इसका ये पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा लिखेंगे और फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये लहदा से MCQ में आ सकते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, एक जैसा होता है। और ये भी एक मिसाल है कि बेंजीन का हमारे पास ये फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो कंपाउंड में बताता है टोटल तादाद कितनी है कार्बन की और हाइड्रोजन की।
और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है कि सिंपल एस उन एलिमेंट्स के दरमियान सादा-तरीन निस्बत कितनी है, मतलब मैं कितने कार्बन लूँ, कितने हाइड्रोजन लूँ, निस्बत कितनी है, तो एक एक की है, मतलब जितने कार्बन लेने पड़ेंगे उतने ही हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। कहते हैं आगे, कहते हैं कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम हमेशा उनके एम्पिरिकल फार्मूला से ही उनको जाहिर करते हैं। लाइक आयनिक कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, ये लाइक आयनिक कंपाउंड है जिसमें जैसे सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है। सोडियम हमारे पास क्या होता है, अपना एक एटम दे देते हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है सोडियम, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। अब ये हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, इसलिए इसको आयंस बोला जाता है क्योंकि इस पर प्लस और माइनस साइन होता है। ठीक है, ये आयंस मौजूद होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चे, इस तरह से सोडियम क्लोरीन ना मिलकर बड़े बड़े स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल जो है ना, बड़ा बड़ा इस तरह से बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इस पूरे स्ट्रक्चर में ये नहीं बताते कि हमारे पास कितने सोडियम है कितने क्लोरीन है, बल्कि हम रेशियो बताते हैं कि एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन होगा, एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन होगा, तो हम सादा तरीन निस्बत बताते हैं कि एक सोडियम के साथ सिर्फ एक क्लोरीन होता है। तो इस तरह का जो बड़े हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एम्पेरिकल फार्मूला से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हम लोग उनमें आयंस के दरमियान जो सादा तरीन निस्बत होती है उसको जाहिर करते हैं। मतलब मैं ये नहीं बताती, हम लोग ये नहीं बताते इस पूरे कंपाउंड में कितने सोडियम है कितने क्लोरीन है। जब भी हमने इसको लिखना होता है हमने इसको NaCl से लिखते हैं कि मतलब हमारे पास सादा तरीन निस्बत होती है कि जितने सोडियम होंगे उतने क्लोरीन होंगे। अगर मैं एक सोडियम लूंगी तो एक ही क्लोरीन होगा। तो यहाँ पे मिसाल भी इसी की दे रहा है कि सोडियम क्लोराइड में हम लोग पूरे कंपाउंड के बारे में नहीं बताते, बल्कि हम क्या करते हैं उसको उसके एम्पिरिकल फार्मूला से लिखते हैं कि मतलब वो सादा तरीन निस्बत बता रहा होता है किसके दरमियान, सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान। ठीक है, ये एक मिसाल होगी कि आयनिक कंपाउंड है उनको हम किससे लिखते हैं, उनके एम्पिरिकल फार्मूला से लिखते हैं। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। ये भी हमारे पास बच्चे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि जो कैल्शियम क्लोराइड है ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर इसका मौजूद होता है। हम लोग इतना बड़ा स्ट्रक्चर पूरा नहीं बताते कि कितने इसमें कैल्शियम है कितने क्लोरीन है, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे पास एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो हम उसकी सादा तरीन निस्बत बताते हैं कि एक कैल्शियम के साथ कितने क्लोराइड आयन होंगे, उसके साथ 2 क्लोराइड आयन होते हैं। ठीक है, सादा तरीन निस्बत बताते हैं हम लोग उसके एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कहते हैं हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, वो किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एम्पिरिकल फार्मूला में फ़र्क ही ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड में एटम्स की हकीकी तादाद को बताते हैं कि नाइट्रोजन है तो कितने नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तो कितने ऑक्सीजन है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में हम टोटल हकीकी तादाद नहीं बताते। हम क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जितने एलिमेंट्स होते हैं इनके दरमियान रेशियो बताते हैं, सादा तरीन निस्बत बताते हैं कि नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन कितने होंगे, उसका कितने % होगा, कितना उसका कह लें निस्बत होगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हकीकी तादाद नहीं बताते, बल्कि जो उसमें मौजूद होते हैं एलिमेंट्स उनके दरमियान सादा तरीन निस्बत बताते हैं। कहते हैं इसलिए ऐसा भी होता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ मुख्तलिफ कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला से सेम होते हैं, मतलब सादा तरीन निस्बत बता रहे हैं हम लोग, कैसे वो देखते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर ना हमारे पास ग्लूकोज का और एस्टिक एसिड का ना, दोनों का जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है। ग्लूकोज में आप देखते हैं इसका एस्टिक एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा, ये इसका टोटल ओवरऑल कंपाउंड बताया हुआ, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया, इसमें टोटल बताया होता है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने। अब अगर मैंने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला तो मैं कैसे निकालूंगी, सब मैं देखूंगी कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक जैसा कौन सा इसमें मतलब है टोटल। अब इसमें से 6 भी है, इसमें भी 6 है और 12 को भी 6 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे सबको। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा, CH2 और O। ठीक है, 1 बच्चे हम नहीं लिखते यूजुअली, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH2O आ जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया, CH2O। अब एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH2COOH। मतलब इसको अगर मैं टोटल कंबाइन करके लिखूँ, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 ये और 1 ये 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे, ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ O2। ठीक है, अब सब में कॉमन क्या है, मतलब 2 तो इसमें भी है इसमें भी है, 4 है तो 4 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 2 सब में कॉमन क्या है 2, तो सबको मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, और इसको जब 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 आ जाएगा। तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा, CH2O। तो हमारे पास क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सादा तरीन निस्बत बताता है। अब यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड मुख्तलिफ है, ग्लूकोज मुख्तलिफ है, इसका टोटल कह लें कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है, एस्टिक एसिड का फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ सादा तरीन एटम्स के दरमियान निस्बत को बताता है, वो उसके ओवरऑल तादाद हकीकी तादाद को जाहिर नहीं करता। इसलिए कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है, जिसमें आप ग्लूकोज और एसिटिक एसिड की मिसाल दे सकते हैं। तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है,
कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हम वो क्या करते हैं उसमें हकीकी तादाद नहीं बताता एटम्स की, सिर्फ और सिर्फ एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत बताता है। तो इसमें आप इन दोनों की मिसालें दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास ये एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एम्पिरिकल फार्मूला से। ऊपर तो वैसे एम्पिरिकल फार्मूला की तारीफ है, उसकी मिसालें। आगे हमारे पास ना कह लें एक पूरा एक टॉपिक है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर आपसे बोला जाए इसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए ये मुख्तलिफ हमारे पास इकदाम है। मतलब ये 5 स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए बोला जाए ना, तो आप सबसे पहले उस कंपाउंड के फीसद अज्जाए तरकीबी मालूम करेंगे कि वो कंपाउंड किस किस एलिमेंट से या किस किस आइटम से मिलकर बना है और उसकी कितनी हमारे पास मिकदार मौजूद है उस एलिमेंट की, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास, दूसरा कदम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अज्जाए तरकीबी आ जाएगी ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट के मोल्स की तादाद मालूम करेंगे। अब मोल्स की तादाद मालूम कैसे करनी है ये अब बताया हुआ कि जो भी एलिमेंट की हमारे पास यहाँ पे मैस आएगा या उसका अज्जाए तरकीबी या मतलब उसका पता चल जाएगा कि कितने फीसद मौजूद है, उसके मैस को हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो ये तरीका बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेंगे, कि हमने एक कंपाउंड है इसमें एलिमेंट्स पता कर लिए कौन कौन से, उनकी कितनी मिकदार है। अब हर एलिमेंट के हमने मोल्स मालूम करने हैं, तो वो कैसे मालूम करेंगे, जो हमने एलिमेंट के मुख्तलिफ कंपाउंड में जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स से उनकी जो हमने मिकदार मालूम की, उस मिकदार को या उस मैस को क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देंगे। तीसरा क्या आएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इन नंबर ऑफ मोल्स में हम देखेंगे सबसे कम किसके मोल्स हैं, जो सबसे कम होगी ना मिकदार, उस मिकदार के साथ सारे एलिमेंट्स के मोल्स को उसके साथ तकसीम कर देंगे। तो जो सबसे कम मिकदार होगी, जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे सबके मोल्स मालूम कर लेंगे, जो इन सारे मोल्स में सबसे कम मोल्स होंगे ना, उस मोल्स के साथ सारे एलिमेंट्स के मोल्स को क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे। तो हम कहते हैं वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, उनके दरमियान एटॉमिक निस्बत आ जाएगी, ठीक है, हर एलिमेंट के दरमियान। चौथा हमारे पास पॉइंट क्या है, अगर एटॉमिक निस्बत हमारे पास मुकम्मल अदाद नहीं होते, पूरा एक नंबर नहीं होता, पूरा नंबर नहीं होता, तो फिर हमने ये वाला स्टेप जो है फॉलो करना है, ठीक है। अगर हमारे पास वो पूरा एक मुकम्मल अदाद नहीं है, एक होल नंबर नहीं है, फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम जितने एटॉमिक रेशियो होगी ना, सबको किसी ऐसे नंबर के साथ, ऐसे अदद के साथ ज़रब देंगे कि वो भी क्या होंगे, जो अशारिया में वैल्यू हो वो भी किस में तब्दील हो जाए, मुकम्मल अदाद में तब्दील हो जाए। पांचवा क्या है, जब हमारे पास वो पूरा होल नंबर मुकम्मल अदाद आ जाएंगे सबके एटॉमिक निस्बत, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंबल्स के साथ नीचे छोटा सा करके लिख देंगे, तो वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स हैं, 5 इकदाम हैं कि सबसे पहले आपने कंपाउंड की अज्जाए तरकीबी मालूम करनी है कि इसमें एलिमेंट कौन कौन सा मौजूद है और कितना उसका वजन है, कितना उसका मैस है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमने मोल्स की तादाद मालूम करनी है। मोल्स की तादाद कैसे मालूम करेंगे, जो एलिमेंट का हमने मास मालूम किया उसको उसके एटॉमिक मैसेज से तकसीम कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या है, हमने एटॉमिक निस्बत मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे, ये जो हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मोल्स की तादाद मालूम की थी ना, जो सबसे कम होगी ना किसी भी एलिमेंट की मोल्स की तादाद, उस मिकदार के साथ सारे मोल्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे। चौथा स्टेप क्या है कि अगर ये मेरे पास सबकी एटॉमिक निस्बत, सबकी वैल्यू मुकम्मल अदद नहीं आती, तो उसको मुकम्मल अदद बनाने के लिए, मतलब अशारिया में कोई वैल्यू आती है तो उसको मुकम्मल अदद बनाने के लिए हम किसी ऐसे नंबर से, एक ऐसे अदद से उसको ज़रब देंगे कि वो भी मुकम्मल अदद में तब्दील हो जाए, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या है कि जब मुकम्मल अदद में सारे तब्दील हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका सिंबल्स के साथ, उसका जो हमारे पास एलिमेंट के हमारे पास सिंबल्स होते हैं उसके साथ छोटा सा करके लिख देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। अब इन सारे स्टेप्स को कैसे देखेंगे बच्चे, ये पूरा ना एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक तफसीली सवाल आ जाता है कि एक कंपाउंड है, अगर आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसको याद करना है। अब ये स्टेप्स की समझ कैसे आएगी बच्चे, ये मजीद हमारे पास इसको समझने में आसानी होगी जब हम किसी मिसाल को देखेंगे। तो ये मिसाल है हमारे पास 15.11 डबल 1 इसको बोलते हैं, शायरी के बाद अलग-अलग पढ़ते हैं, तो 15.11, ठीक है। एक कंपाउंड में फ्री सद अज्जाए तरकीबी जाहिर करती है कि इसमें 25.26 मैग्नीशियम है। उसने बता दिया कि मैग्नीशियम कितना है, 25.26। क्लोरीन कितना है, 74.74%। इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। कहते हैं कंपाउंड है, सपोज करें मैं कहती हूँ कंपाउंड मेरे पास कितना था, 100%, ठीक है। एक मेरे पास परसेंटेज थी। अब उससे मैंने बता दिया कि मेरे पास कितना है, 25.26% तो मैग्नीशियम है। क्लोरीन कितना है, 74.74%। अब मैं कहती हूँ अगर मैं 100% नहीं लेती, मैं बल्कि इसकी जगह ग्राम ले लेती हूँ, जिसका मतलब है मैं इसको क्या करूँगी, एक कंपाउंड अगर मेरे पास 100 ग्राम है तो इसमें मेरे पास मैग्नीशियम कितने ग्राम है, 25.26। यहाँ पे परसेंटेज को मैं डायरेक्टली किसमें लिख दूंगी, ग्राम में, ठीक है। क्लोरीन के कितने हैं, 74.74 ग्राम, तो मैं यहाँ पे इसको किसमें लिख दूंगी, ग्राम में। तो सबसे पहले तो मुझे इसके अज्जाए तरकीबी का पता चल गया, मुझे बता दिया गया
कि कंपाउंड में मैग्नीशियम कितना है और क्लोरीन कितना है। तो यहाँ पे ये देखें, मैग्नीशियम आपको बताया था 25.26%, तो मैंने इसको ग्राम में डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। तो ये 25.26 ग्राम आ गया। क्लोरीन कितना है मेरे पास 74.74 ग्राम, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या था, आपने क्या करना है, मोल्स की तादाद मालूम करनी है। मोल्स की तादाद कैसे मालूम करनी है, जो भी आपके पास मैस आया ना उसको उसके एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। एटॉमिक मैस कैसे डिवाइड करेंगे बच्चे, मोल्स की तादाद, एटॉमिक मैस हमें कैसे पता चलता है बच्चे, ये हमारे पास ना हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। जैसे मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के नीचे ना उसके एटॉमिक मैसेज की मिकदारें लिखी होती हैं। जैसे मैग्नीशियम है, इसके नीचे लिखा हुआ है 24 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या किया, जो मैस आया उसको उसके एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये इसको एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड कर दिया 24 के साथ। तो ये मोल्स की तादाद आ गई मेरे पास मैग्नीशियम की। क्लोरीन की मैंने निकालनी है, तो क्लोरीन के लिए भी आपको एटॉमिक मैस उसका यहाँ से पीरियोडिक टेबल से देखना पड़ेगा। क्लोरीन का होता है 35.5 अप्रॉक्सीमेटली, 4-5 है तो इसको 5 लिखा जाएगा, ठीक है। 35.5 के साथ उसको डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2.10 मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने तीसरा स्टेप देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तीसरा स्टेप हमने एटॉमिक निस्बत मालूम करनी है। वो कैसे कि हम देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आए उसमें सबसे कम मिकदार जिसकी भी होगी उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे सारे मोल्स को। अब इन दोनों में से कम मिकदार बचे किसकी है, इन दोनों में से कम मिकदार तो ये नहीं है, कम वैल्यू छोटी वैल्यू ये है ना, तो इस वैल्यू को भी इस वैल्यू को भी इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे, छोटी वैल्यू। जितने मोल्स होते हैं ना सब मोल्स को हम छोटी से छोटी वैल्यू के साथ तकसीम कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू की 1.05, तो इसको भी 1.05 के साथ डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे इसको भी 1.05 के साथ। तो ये देखें इसको 1.05 के साथ कर दिया, इसको भी 1.05 के साथ कर दिया। यहाँ पे आंसर आ गया 1 आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया 2। अब ये मुकम्मल अदाद है, ठीक है। अब अगर मुकम्मल अदाद आ जाए तो आपको ये जो चौथा कदम है ना, ये चौथा जो स्टेप है इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 5वां लिखेंगे। जो मुकम्मल अदाद आ गया उनको उसके सिंबल्स के साथ ना छोटा सा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ 1, मतलब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको यूजुअली नहीं लिखते। क्लोरीन के साथ 2 है तो उसको क्लोरीन के साथ छोटा सा करके 2 लिख दिया, ठीक है। ये मिसाल आ गई 15.11। अब 15.12 देखते हैं हमारे पास। कहते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास के लिहाज से सारी तरकीबी क्या है कि इसमें 64.8 कार्बन है, हाइड्रोजन 13.62 है और ऑक्सीजन 21.58 है, ठीक है। तो आपने उस कंपाउंड का ना एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है। तो सिंपली आप परसेंटेज को किस में करेंगे, ग्राम्स में। तो कार्बन कितने हमारे पास ग्राम है, उसको हम लोग 64.8 की बजाय हम उसको 64.8 ग्राम्स लिख देंगे। हाइड्रोजन 13.6% की बजाय 13.62 ग्राम्स लिख देंगे। ऑक्सीजन जो है 21.58 की बजाय 21.58 ग्राम लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या था, मोल्स की तादाद निकालनी। वो कैसे था बच्चे, हर एलिमेंट के जो मैस आ रहे हैं ना उसको उसके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना। बच्चे कार्बन का हमारे पास क्या होता है, कार्बन का यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन का हमारे पास 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस सब के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें इसके एटॉमिक मैस को इसके साथ डिवाइड कर दिया, इसके मैस को इसके एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड किया, ऑक्सीजन को 16 के साथ डिवाइड कर दिया। अब इसके मोल्स के कितने आए 1.35, हाइड्रोजन के कितने आए 13.62 और कार्बन के कितने आए 5.4। अब इन सब मोल्स में से देखना सबसे कम कितनी वैल्यू है, तो बच्चे 1.35 का सबसे कम है। तो इस मोल्स के साथ सबके एलिमेंट्स के जो मोल्स है ना सबको डिवाइड कर देंगे। इसको भी 1.35 को 1.35 से डिवाइड करेंगे, 13.6 को भी 1.35 के साथ डिवाइड करेंगे, 5.4 को भी 1.35 के साथ डिवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, 10 और 4, मतलब यहाँ पे सबकी जो है ना मुकम्मल अदाद आ रहे हैं, ठीक है। जो निस्बत आ रही है ना एटॉमिक निस्बत वो क्या आ रही है, मुकम्मल अदाद आ रही है। तो चौथा स्टेप जो है ना इसमें करने की जरूरत है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिंबल्स के साथ छोटा छोटा लिख देंगे। ऑक्सीजन के साथ 1 आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्बन के साथ क्या आएगा 4, हाइड्रोजन के साथ 10, ऑक्सीजन के साथ 1। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इन सब में हमने क्या किया, चौथा स्टेप हमने फॉलो नहीं किया। अब इससे रिलेटेड कहता है हमारे पास ना एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। फॉर जांच एक कंपाउंड के 0.5 ग्राम सैंपल में एंटीमनी कितना है 0.148 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 0.082 ग्राम। कहते हैं इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें। मतलब एलिमेंट्स के ना हमें मैसेज दिए, हमने इनके मोल्स निकाले हैं। मोल्स निकालने के लिए मैसेज को एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ना इनके एटॉमिक मैसेज हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलेंगे। तो ये देखिए एंटीमनी का ना अप्रॉक्सीमेटली 121.8 होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है। तो यहाँ से हमने एटॉमिक मैसेज देखे, वो हमने ना यहाँ पे लिख दिए क्योंकि मैंने इसको यूज करना तो इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब ये देखिए एलिमेंट के हमें मैसेज गिवन थे, मतलब एंटीमनी का हमें मैसेज गिवन था, ऑक्सीजन का गिवन था। तो पहला स्टेप तो हमें पता है, ठीक है। 4 स्टेप्स हमने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने उनके फीचर्स जाए तरकीबी मालूम करना था, तो मुझे पता चल गया इसलिए, ठीक है, मैसेज का। दूसरा स्टेप क्या था, वो हमने कहा था कि हमने मोल्स की तादाद मालूम करनी है। मोल्स की तादाद के लिए हमने क्या करना था, इनको इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करना था।
अब एंटीमनी का एटॉमिक मास हमारे पास 121.8 होता है, तो इसके मास को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, इनमें से जो सबसे कम हमारे पास था, सबसे मिकदार कम थी, उसके साथ दोनों के मोल्स को डिवाइड कर देंगे। तो हम दोनों में से कम कौन सी बची, 0.003 है, तो इसके मोल्स को भी इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके मोल्स को भी इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, एंटीमनी के भी मोल्स को इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, ऑक्सीजन के मोल्स को भी इसके साथ डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एटॉमिक निस्बत आ गई, तीसरा ये आ गया एटॉमिक निस्बत। लेकिन ये देखें, एटॉमिक निस्बत जो है हमारे पास मुकम्मल अदद नहीं है। एक तो मुकम्मल अदद है 1 है, दूसरा शारिया में है। 1.4 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 1.5, मतलब एक शारिया में है और एक हमारे पास क्या है, एक मुकम्मल अदद है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमने इसको भी मुकम्मल अदद बनाना है। तो मुकम्मल अदद बनाने के लिए अब यहाँ पे चौथा स्टेप होगा। हमने कहा था मुकम्मल अदद कैसे बनाएंगे, हम किसी ऐसे निस्बत से, ऐसे अदद से उसको ज़रब देंगे कि वो भी मुकम्मल अदद में तब्दील हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पीछे 1.5 को जब 2 से ज़रब दी जाए ना, तो ये किस में तब्दील हो जाता है, इसका आंसर कितना आता है मेरे पास, इसका आंसर 3 में आता है, ठीक है। मेरे पास मैंने एक ऐसा अदद चूज़ कर लिया, मतलब 2 मैंने ले लिया, जिसको अगर मैं 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो इसके भी निस्बत को किस में तब्दील कर देगा, मुकम्मल अदद में कर देगा। अब मैंने इसका हिसाब लगाना होता है कि मैंने किसी ऐसे अदद से ज़रब देनी होती है कि वो मुकम्मल अदद में तब्दील हो जाए। फिर इसको जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर वाले को भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे चौथा स्टेप हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया कि अगर हमारे पास एटॉमिक निस्बत मुकम्मल अदद नहीं आती तो हम क्या करेंगे, उसको किसी ऐसे अदद के साथ ज़रब देंगे कि वो मुकम्मल अदद में तब्दील हो जाए, मुकम्मल अदद आप लोगों को हासिल हो जाए। तो मैंने इसको 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 3 आ जाता है, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब पाँचवा हमारे पास क्या है, ये देखिए मैंने उसका ले लिया, एंटीमनी का 2 ही आया और हमारे पास ऑक्सीजन का 3 आ गया। तो हमने क्या करना है, अब इनके सिंबल्स के साथ इसको छोटा छोटा करके लिख देना है। एंटीमनी के साथ 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। बच्चे ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है, इसमें 15.4 है। कहते हैं आयरन के सल्फाइड में ना हमारे पास सल्फर कितना है, 1.926 ग्राम। आयरन कितना है, 2.3333 ग्राम है। मतलब इन एलिमेंट्स की मिकदार बता दी हुई है। कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है। तो इसको स्टेप्स वही हमारे पास 5 होंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो मतलब ये देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, सल्फर की हमें मास बताया हुआ है, वो 0. ये इसने डायरेक्ट मोल्स निकाली है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये आपको सल्फर का आपको मैथ्स बताया हुआ है, आयरन का मैथ्स बताया हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स तो बता दिया। सबसे पहला काम क्या है, आपने मोल्स निकालना। दूसरा स्टेप यही था ना, मतलब पहला तो काम यही था कि आपने उसकी फीसद मिकदारें मालूम करनी है, और दूसरा था कि हम लोगों ने मोल्स मालूम करने हैं। मोल्स कैसे करने हैं, इस मैथ्स को इसके एटॉमिक मैथ्स के साथ डिवाइड कर देना है। सल्फर का जो एटॉमिक मैथ्स होता है ना, मुझे यहाँ से प्रोडक्ट टेबल से आपको पता चलेगा, सल्फर का हमारे पास होता है 32 होता है, ठीक है। और हमारे पास आयरन का जो होता है, हमारे पास आयरन का हमारे पास होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिखा हुआ है 35, सॉरी ये 55.85 है, अप्रॉक्सीमेटली 56 होता है, ठीक है। तो हमने मोल्स की तादाद कैसे मालूम करनी है, इनके मैसेज को इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना। तो इसको 32 के साथ डिवाइड करेंगे और इसका एटॉमिक मैस 56 है, तो इसको 56 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स की तादाद आ जाएगी, ठीक है। दूसरा इसका स्टेप क्या होगा, मोल्स की तादाद मालूम करना। तो आयरन के मोल्स कितने आएंगे मेरे पास, इस वैल्यू को इस 56 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सल्फर के कैसे आएंगे, इसके मैस को इसके एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे। अब मोल्स आ गए, इन दोनों में से देखिए कम वैल्यू किसकी है, कौन से मोल्स कम है, मुझे ये वैल्यू कम है, ये छोटी वैल्यू, तो इस छोटी वैल्यू के साथ दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आयरन के मोल्स को भी इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे और सल्फर के मोल्स को भी इसके साथ डिवाइड करेंगे। अब मेरे पास इनके एटॉमिक निस्बत आ गई, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या था, एटॉमिक निस्बत आ गई। अब यहाँ पे एटॉमिक निस्बत एक की तो मुकम्मल अदद आई है, एक का मुकम्मल अदद नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी ऐसे अदद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये मुकम्मल अदद में तब्दील हो जाए। मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आंसर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये मुकम्मल अदद में तब्दील हो जाता है। तो फिर ऊपर वाले को भी उसी अदद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ हमने नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया था। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब उनकी जो एटॉमिक निस्बत थी वो किस में तब्दील हो गई, वो मुकम्मल अदद में। अब ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, तो इसको फार्मूले के साथ छोटा सा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें, आयरन के साथ हमने छोटा सा 2 करके लिख दिया और सल्फर के साथ हमने 3 लिख दिया। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ये स्टेप मिसिंग है, सेकंड वाला, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। सबसे पहला हमने ये स्टेप्स हमने फॉलो करने थे ना, लाइक कि पहले हम लोगों ने ज़ायद तरकीब मालूम करना था, फिर हमने उसके मोल्स की तादाद मालूम करनी थी। मोल्स की तादाद भी उसने बताया हुआ है कैसे मालूम करनी है, कि जो मैस है उसको क्या करना है, उसके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना है, ठीक है। पहले हमारे पास ये आ गया, इसके ज़ायद तरकीब भी बताई हुई है, मतलब परसेंटेज बताई हुई है। फिर बाद में उसके मोल्स निकाले, मोल्स कैसे निकाले, एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करके। ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका ये वाला आ गया। अब ये टॉपिक है बच्चे, इसमें हमारे पास जैसे मिसालें आ गई थी, हमारे पास फौरी जाँच आ गई थी। तो ये हमारे पास ना न्यूमेरिकल में, जैसे पेपर में न्यूमेरिकल
एम्पेरिकल आते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वहाँ पे इसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है ना कि कौन कौन से इकदाम किए जाते हैं अगर किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है, तो इसमें ये 5 स्टेप्स जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन रहे हैं। पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुख्तसर सवाल आ जाता है, एम्पेरिकल फार्मूला की तारीफ करें और साथ में एक मिसाल दें। तो मिसाल में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की लिख सकते हैं या फिर बेंजीन की लिख सकते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है वो बताएं, तो इसमें ये पानी की मिसाल आ जाएगी, ये एमसीक्यू में आ जाता है। आगे ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू आ जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमेशा उनका आयनिक एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, हम उसमें डिटेल नहीं बता रहे होते हैं। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फार्मूला सेम क्यों होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, लाइक कि ये हमारे पास ये देखें मुख्तलिफ सवाल है, क्यों दो मुख्तलिफ कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला एक ही हो सकता है। तो इसमें ये हमारे पास आंसर आ जाता है लास्ट वाला, ये वाली 2 लाइनें, क्योंकि एम्पेरिकल जो फार्मूला होता है वो हकीकी तादाद तो बताता नहीं है, वो तो सादा तरीन निस्बत बताता है। तो इसमें आप ये मिसाल दे सकते हैं ग्लूकोज के एसिड एसिड की। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आ जाता है। तो इसमें ये ऊपर वाला जो पैसेज है ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, और ये वाला जो इकदाम आता है बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं या फिर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं। मजीद कुछ पूछ रहा हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।